हेलो दोस्तों, निखिल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के आप वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ के चैप्टर नंबर 1 के अपने क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर a, b सच दैट a छोटा या बराबर है b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। इसमें 4 ऑप्शन दे के रखा है, जिसमें स्वतुल्य, समित और संक्रामक इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन में। तो हम सबसे पहले इसको बारी बारी से चेक कर लेते हैं स्वतुल्य, समित और संक्रामक के लिए। तो उसके बाद हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि ये स्वतुल्य है, समित है या फिर संक्रामक। शुरू करने से पहले मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि स्वतुल्य क्या होता है, समित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वतुल्य क्या होता है। क्या क्या देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए। देखिए स्वतुल्य कब होता है कोई भी संबंध, स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है, वो ये होती है कि यदि कोई भी संबंध स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन बन जाए उसका, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्वतुल्य। देखिए जैसे मान लो यदि यदि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्योंकि यहाँ पे जो समुच्चय हमारा वो वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए हमें इसे वास्तविक संख्या ही लेना पड़ेगा। तो स्वतुल्य के लिए जैसे मान लो कोई भी अवयव हम उठाते हैं तो उसका स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बनना चाहिए। इसलिए इसमें क्या होता है, यदि a कॉमा a बिलोंग्स टू r है, सभी a बिलोंग्स टू वास्तविक संख्याओं के लिए, तो क्या कहलाएगा स्वतुल्य। और फिर अगर हम बात करें सममित की, तो सममित जो होता है, सममित, ये सममित क्या होता है ये देख लीजिए। सममित में जो कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि यदि हमारा a कॉमा b ये बिलोंग कर रहा है r में, तो b कॉमा a यानी जस्ट उसका उल्टा इसे भी बिलोंग करना चाहिए r में। सभी a कॉमा b बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या। इसे भी क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंडीशन लागू होनी ही चाहिए। इसके बाद हम आगे समझने वाले हैं कि संक्रामक क्या होता है। अगली कंडीशन है संक्रामक। देखिए संक्रामक वाले में क्या कंडीशन होती है इसे देखते हैं। संक्रामक में देखो यदि a कॉमा b ये बिलोंग कर रहा हो r में और b कॉमा c ये बिलोंग कर रहा हो r में, तो इनसे हमें a कॉमा c मिले और ये बिलोंग करना चाहिए r में। सभी a कॉमा b कॉमा c ये बिलोंग करने चाहिए वास्तविक संख्या। कहाँ बिलोंग करने चाहिए, वास्तविक संख्या। तो ये इसमें कंडीशन बनी। ये मैंने बेसिकली इस प्रकार से हम किसी भी संबंध को चेक करते हैं कि वो स्वतुल्य है, समित है या फिर संक्रामक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा समुच्चय था वास्तविक संख्याओं में था। हो सकता है क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन जब पूछेगा तो हो सकता है उसमें परिमेय संख्या दे दे, किसी में प्राकृतिक संख्या दे देगा, किसी में पूर्णांक देगा, तो अलग बात है। बाकी सारे में कंडीशन होनी चाहिए स्वतुल्य के लिए। बस ये चेंज होगा, यहाँ पे वास्तविक संख्या है, वहाँ पे कुछ दूसरी संख्या दे सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आएगा। देखिए इसके लिए हमें नया पेज लेना पड़ेगा, तो हम इसमें नया पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो संबंध था वो संबंध हमारा कुछ इस प्रकार से था कि r बराबर a कॉमा b सच दैट जो a था वो छोटा या बराबर था b स्क्वायर, और इस प्रकार से संबंधित था। देख लीजिए मैं पीछे टेस्ट पे आपको लेके चलता हूँ, देख लीजिएगा ये रहा। देखिए यहाँ पे, तो चलिए फिर से मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है या
नहीं। तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारी लगेगी इसमें वो लगेगी स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। देखिए ये स्वतुल्य के लिए जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है या फिर नहीं होता है। देखिएगा इस बात इसमें यह है कि कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से के स्क्वायर से कभी भी छोटी या उसके बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, दोनों कंडीशन लागू होगी। जबकि ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए जो है उस ये लागू होना चाहिए। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एग्जांपल उठा लेंगे। हम क्या उठाएंगे? एग्जांपल उठाएंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे a बराबर उठा लेते हैं हम अपना 1/2। तो यहाँ से अगर हम a का स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो जो 1/2 है वो बराबर नहीं है 1/4 की, और ना ही बराबर है और ना ही ये बड़ा है। 1/4 1/2 से ना ही बड़ा है और ना ही ये दोनों बराबर है। जबकि कंडीशन कह रहा था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है फेल। जबकि 1/2 और 1/4 ये दोनों ही वास्तविक संख्या है। तो ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आएगी तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे चूंकि जो हमारा 1/2 है वो 1/4 से छोटा या उसके बराबर नहीं है, बल्कि उससे क्या आ गया है? बड़ा आ गया है। यानी कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/4 के। इसलिए कह सकते हैं कि जो 1,2 ये बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा आर में। ये हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये स्वतुल्य नहीं है। अतः कह सकते हैं कि अतः स्वतुल्य नहीं है। ये हमने प्रूव कर दिया कि स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं सममित के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सममित के लिए हम प्रूव करेंगे इसे सममित के लिए। सममित के लिए देखिए ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है आपसे। इसे बहुविकल्पी में दे सकता है और साथ ही साथ आपसे ये प्रूव करने में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसलिए मैं उसी तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें भी हम दो नंबर्स की मदद से देखेंगे। हम कर लेते हैं काम। a बराबर हम लेते हैं 1 और b बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 2। a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लेते हैं। साथ ही साथ हम इनका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। a का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 1 ही होगा और b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जो संख्या 1 है, 1 जो है वो 4 से छोटी है। यानी पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या के स्क्वायर से क्या है? छोटी है। मतलब इसको उठा सकते हैं, पहली वाली संख्या है दूसरी वाली स्क्वायर से छोटी है। तो ये बात पहली वाली में तो लागू करेगी, यानी 1 लेस देन एंड इक्वल टू है किसके? 4 के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसका हम अगर अपोजिट करें, लेकिन उल्टा कर दो इसका, 4 लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये बात सत्य नहीं है। यानी 4 1 से छोटा नहीं है, ये बात गलत है। इसलिए आप यहाँ से एक बात ये मेंशन कर सकते हैं कि 1,4 तो बिलोंग कर रहा है किसमें? हमारा आर में। लेकिन इसका उल्टा, सममित के लिए से उल्टा ही सही होना चाहिए। लेकिन 4,1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू है आर। अतः ये सममित भी नहीं है। अतः ये सममित नहीं है।
अब हम आगे प्रूव करने वाले हैं संक्रामक के लिए। तो चलिए आगे हम प्रूव करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे 3 नंबर उठाने वाले हैं। कितने नंबर उठाएंगे? 3 नंबर उठा लेते हैं, उसकी मदद से प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ हम ले लेते हैं a बराबर 3, b बराबर -2 और यहाँ पे c बराबर ले लेंगे 1। ठीक है गाइस। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ पे चूंकि 3 जो है -2 के स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ पे चाहो तो आप b का स्क्वायर निकाल लीजिए। b का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, यहाँ से प्लस जाएगा, और c का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 2 के स्क्वायर यानी 4 से छोटा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन लागू है। और साथ ही साथ और जो हमारा -2 है वो भी क्या है, छोटा और बराबर है किसके, 1 के। मतलब कि ये जो -2 है 1 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। ये बात भी सही है, लेकिन इसमें एक बात सत्य नहीं है। लेकिन जो 3 है, एक सेकेंड, लेकिन जो 3 है वो ये तीसरे वाले से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। क्या है, छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। इसलिए अब इन सभी चीज़ों से एक निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है हमें कि इसलिए कह सकते हैं कि जो 3, -2 है ये तो बिलोंग कर रहा है R में, और जो हमारा -2, 1 है ये भी बिलोंग कर रहा है R में, इम्प्लाइज दैट। लेकिन जो हमारा 3, 1 है ये पता है, संबंध हमें यह बता रहा है कि ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हमने देखिए क्या क्या देखा। पहली बात यहाँ से पता चला कि ये संक्रामक नहीं है। हमने इस वाली स्लाइड में प्रूव किया कि ये सममित नहीं है, और इस वाली स्लाइड में हमने प्रूव किया कि ये सतुल्य नहीं है। अर्थात ये जो हमारा संबंध है ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। देखिए गाइस, मैंने इसे समझाया पूरा डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लेके चला गया। बट अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये आपसे पूछ लेता है बहुविकल्पी में ना पूछ करके आपसे लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी में पूछ ले, तो आप इसका जवाब बिल्कुल ऐसे ही दे सकते हैं। मैंने डिटेल में पूरा समझा दिया है, दोनों प्रकार के क्वेश्चनों के लिए इनफ हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 है और समुच्चय B बराबर 1, 2 है, तो A से B तक फलनों की संख्या होगी। हमें क्या निकालना है, फलनों की संख्या। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि हमें क्या निकाल के लाना है, फलनों की संख्या निकाल के बतानी है। तो देखिए हमें फलन जो निकालना है समुच्चय A से निकालना है, किसकी तरफ, समुच्चय B की तरफ। तो समुच्चय A से B की तरफ जब निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हमें समुच्चय A और समुच्चय B में अवयवों की संख्या पता करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अवयवों की संख्या। तो देखिए समुच्चय A में कितने अवयव हैं, n a बराबर हमें क्या मिलेगा, 1, 2 और 3। इसमें टोटल अवयवों की जो संख्या है वो 3 है। और साथ साथ हम निकाल लेंगे NB यानी समुच्चय B में अवयवों की संख्या ही कितनी है, देखिए यहाँ से 1 और 2 है। हमें निकालना है फलनों की संख्या A से B में, A से B में फलनों की संख्या बराबर, देखिए समुच्चय B में अवयवों की संख्या जो है
समुच्चय बी में लिखेंगे, क्योंकि जिसमें निकाल रहे हैं, जिससे निकाल रहे हैं, जिसमें इस बाद में आता है उसकी पावर लगा देते हैं, यानी बी की पावर हो जाएगी, यानी एन बी की जो पावर हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा एन ए। ये हमारा फार्मूला होता है, यहाँ से बराबर कर लीजिए। तो हमारा यहाँ से आंसर निकलेगा, देखिए एन बी कितना है, एन बी हमारा 2 है और एन ए हमारा कितना है 3 है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ते हैं इसे। कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यों पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, ए आर बी, यदि ए बराबर 1/b तब क्यों पर यह संबंध होगा। सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है, वही चीजें यहाँ पे भी हमें चेक करना है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में किसी में स्वामित्व, किसी में स्वतुल्य और किसी में संक्रामक दे के रखा है, तो हमें इसे बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर जो पहले वाले क्वेश्चन में था हमारा, वहाँ वास्तविक संख्याएं थे, यहाँ है अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों। नहीं, अशून्य का मतलब होता है ऐसी परिमेय संख्याएं जो शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर बाकी सारी परिमेय संख्याओं को उठा लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। तो चलिए देखते हैं इसे, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए। देखिए स्वतुल्य के लिए, देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो एक संख्या दूसरी संख्या के व्युत्क्रम के बराबर है। तो स्वतुल्य के लिए हमें स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। परंतु गाइस क्या यह सत्य है कि कोई भी संख्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर हो। देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं यह सब संभव नहीं है, कह सकते हैं आप, क्योंकि ए कभी भी बराबर नहीं होगा 1/1, ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम यहाँ से एक बात तो बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह जो संबंध है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसका मतलब यह स्वतुल्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ से स्वतुल्य पता चल चुका है। चलिए अब देखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए हम देखेंगे सममित के लिए। देखिए सममित के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, और जस्ट उसका उल्टा बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए हमारे आर में। देखिए यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, वो हम देखेंगे, लिखेंगे चूंकि यहाँ से देखा जाए तो दिया है a बराबर 1/b। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, b को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी हो जाएगा, a भी बराबर 1 आ जाएगा। थोड़ा सा और अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ b रखेंगे और a को इधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/a। देखिए यहाँ से था a बराबर 1/b, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि b बराबर 1/a है। इसका मतलब ये है कि इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि a कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है आर में, और इसी से हमने ये निकाला था कि बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अतः ये बात कही जा सकती है, अतः सममित है। अतः ये क्या है, सममित है। ये बात हमें प्रूव कर दिया है, सममित है। हम इसे संक्रामक के लिए भी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कि संक्रामक है या फिर नहीं है। एक मिनट इसे हटा देते हैं, ये हो गया, हट गया। यहाँ से हम इसे चेक करेंगे संक्रामक के लिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं संक्रामक के लिए इसे चेक करने वाले हैं संक्रामक के लिए। तो यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी को ही बिलोंग करना चाहिए आर में। तो चलिए हम इसे भी प्रूव करके देखते हैं। देखिए चूंकि वहां पे दिया था कि a बराबर है किसके, 1/b के, तो अगर इसे हम और तथा ये कह सकते हैं, तथा
बी बराबर है 1 कामा सी के। तो अगर यहाँ से हम निकालें इसको सॉल्व करके, तो हमें यहाँ से मिलेगा ए बराबर, हम इस बी की जगह पे 1/c रख देंगे तो 1/1/c हो जाएगा, यानी सी सबसे ऊपर जंप करके चला जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा सी, जबकि इसे होना चाहिए था ए बराबर 1/c। इसलिए यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तथा जो बी कामा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन 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 जो ए कामा सी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, अतः ये संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। देखिए इसे यहाँ से अगर आप देखो, अगर यहाँ कंफ्यूजन कर रहा है तो कह सकते हैं क्योंकि ये ए बराबर नहीं है 1/c के, अगर ऐसा होता तो आप आराम से कह सकते थे। तो हमने यहाँ से ये देखा कि ना ये यहाँ से संक्रामक नहीं है। तो थोड़ा से देखते हैं, हमारे पीछे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने केवल ये सम्मित आया था, स्वतुल्य यहाँ ही नहीं आया था, वहाँ हमने संक्रामक प्रूव कर लिया था अगली वाली स्लाइड में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये केवल सममित है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, स्वतुल्य है किंतु संक्रामक। ऑप्शन नंबर बी है, सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो हमारे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी के सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए इसका, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, समुच्चय बी बराबर 4, 5, 6, और 7 है, तथा एफ मतलब फंक्शन है, कोई फलन है, एफ बराबर 1, 4, 2, 5 और 3, 6, ए से बी तक एक फलन है, तब एफ है। एफ कैसा है, एकैकी है, आच्छादक है, एकैकी नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर लीजिए, ये डायग्राम हम बना लेते हैं। एक बॉक्स यहाँ रखते हैं और दूसरे बॉक्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इस वाले में हम फर्स्ट वाले में हम डालेंगे यहाँ पे, इस वाले को ए करेंगे और दूसरे वाले को दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसे हम लोग बी बोल देंगे। देखिए इसमें उपस्थित अवयव क्या क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे 1, 2 और 3 है, तो इसमें 1 है, 2 है और 3 है। और हमारा सेकंड वाले में क्या क्या है, यहाँ से देखेंगे 4, 5, 6, 7, यानी है 4, 5, 6 एंड 7। और अब हम इन्हें मैचिंग कराएंगे। देखिए 1, 4 है, मतलब 1 का किसके साथ है संबंध, 1 का 4 के साथ है, तो 1 वाला चला जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। इसके बाद 2 वाले का 5 के साथ है, तो 2 वाला चला जाएगा 5 वाले के साथ, और 3 वाला चला जाएगा 6 वाले के साथ, 3 वाला चला जाएगा 6 वाले के साथ। तो यहाँ से यदि आप देखें तो एक का संबंध एक के साथ बना हुआ है, एक का संबंध एक के साथ बना हुआ है, अतः यह फलन कैसा है, एकैकी है। और अगर हम बात करें कि आच्छादक की, तो आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव छोड़ गया है, क्योंकि इसका सहप्रांत कह सकते हैं कि सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, इसका एक अवयव छूट रहा है, इस वजह से आच्छादक नहीं है, ये कैसा होगा, एकैकी होगा। अतः इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये आ चुका है स्क्रीन पे, चलिए इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है फलन एफ आर से आर में एफ ऑफ एक्स बराबर 5x फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ बहु एकैकी है, एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक नहीं है, या फिर एफ एकैकी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक करने वाले हैं एकैकी। क्या चेक करेंगे, एकैकी। क्या चेक करने वाले हैं, एकैकी। देखिए एकैकी के लिए क्या चेक करेंगे, एकैकी, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए हम सबसे पहले एकैकी के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू
आर। ये आर कौन सा है गाइस? ये आर है हमारा प्रांत वाला, ठीक है। तो हम अब दिखाएंगे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। चलिए, तो एफ ऑफ x1 यानी हम यहाँ x की जगह पे क्या रख देंगे? x1। तो 5x1 बराबर यहाँ भी आ जाएगा 5x2। 5 से 5 यहाँ कैंसिल कर दीजिए और यहाँ मिलेगा x1 बराबर है x2। इसलिए इक्कीकी है, ये इक्कीकी तो पक्का है, इक्कीकी है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए सह प्रांत को परिसर के बराबर होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं परिसर को सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो परिसर है ना, वो वही है जो इसका सह प्रांत है। यानी आर का प्रत्येक मान यदि आप इसमें रख दोगे तो उसका कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसका प्रांत की किसी न किसी और से संबंध ना हो, जरूर किसी न किसी के साथ उसका संबंध मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं, क्योंकि परिसर बराबर है किसके? परिसर बराबर है सह प्रांत। परिसर किसके बराबर है? सह प्रांत के। इसलिए ये आच्छादक है। कैसा है? आच्छादक है। गाइस, ये इक्कीकी भी है और आच्छादक भी है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, ये देखते हैं। देखिए, ये दोनों चीज होना चाहिए। बहु इक्कीकी है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दूसरा, आच्छादक है, ये बात सही है। आच्छादक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इक्कीकी नहीं है, ये भी बात गलत है। यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इक्कीकी के हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आच्छादक के लिए दिया है, तो हम यही वाले में टिक करेंगे। यानी ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, इसका देखते हैं जवाब क्या होगा। ठीक है, मापांक फलन एफ आर से आर प्लस का मतलब है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं को एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स के द्वारा दिया गया है। तो यह होगा बहुइक्कीकी होगा, अनाच्छादक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर इक्कीकी होगा। सेम चीज है। सबसे पहले हम इसे इक्कीकी के लिए चेक करते हैं। देखिए, इक्कीकी के लिए इक्कीकी के लिए देखिए, इक्कीकी के लिए इसमें बड़ा आसान है चेक करना। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद देखिए समझिएगा। देखिए, अगर हम इसमें, क्योंकि आर यहाँ पे लिया है, इसका जो प्रांत है वो पूरी वास्तविक संख्या है, इसमें मतलब उसमें माइनस भी है, प्लस वाली भी संख्या है। लेकिन जो इसका सह प्रांत है वो आर प्लस यानी सभी धनात्मक संख्या है। और अगर इस मॉड के अंदर हम -1 डाल दें तो वो भी +1 निकलेगा, और अगर हम +1 डालें तो वो भी प्लस ही निकलेगा। इसका मतलब -1 का भी संबंध +1 वाले के साथ हो जाएगा और +1 का भी 1 वाले के साथ संबंध हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्कीकी नहीं रह जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ क्या करनी है, मेंशन करनी होगी। लिखिएगा, देखिए लिखेंगे, चूंकि एफ ऑफ 1 बराबर, यहाँ मॉड 1 बराबर का 1 आएगा, और साथ ही साथ एफ ऑफ -1 जिसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये भी क्या आएगा, 1। इसलिए ये इक्कीकी नहीं होगा। इसलिए इक्कीकी तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्कीकी नहीं है, क्योंकि दो प्रांतों के लिए, दो प्रांत के दो अवयवों का एक ही के साथ संबंध हो चुका है, तो इक्कीकी नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक है या नहीं। चलिए देखते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आच्छादक के लिए मेनली बात एक ध्यान रखा करिएगा कि जो आच्छादक वो फलन तभी होता है जब उसका जो परिसर हो ना, वो सह प्रांत के बराबर हो जाए। उसका जो परिसर है किसके बराबर आना चाहिए, सह प्रांत के। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, इसका जो हमारा परिसर है वो आर प्लस है। आर प्लस का मतलब ये होता है कि ये जो आर प्लस है मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब इधर है पूरी धनात्मक भी वास्तविक संख्या और ऋणात्मक भी वास्तविक संख्या है। मतलब धनात्मक वाली का भी संबंध जो भी होगा वो प्लस के साथ वाली जो संख्या आएगा। इसका मतलब ये होता है यहाँ से कि ये हमें ये जानकारी दे रहा है कि ये आर प्लस जो है ये सभी धनात्मक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है।
इसका सह प्रांत जो है वो परिसर के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब सिर्फ प्लस वाली संख्या है कि माइनस वाली संख्या है, लेकिन जब डाला जाएगा इस फंक्शन के अंदर तो सारी प्लस वाली संख्याओं को ही निकाल के देगा। इसका मतलब इसमें का कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो छूटेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ से हमें ये जानकारी मिल रही है कि परिसर जो है, परिसर बराबर हो चुका है किसके? सह प्रांत के। परिसर किसके बराबर है? सह प्रांत के। इसलिए आप ये बात आसानी से कह सकते हैं कि आच्छादक है, ये आच्छादक है। इसलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है। देखिए एकाकी तो नहीं है, तो एकाकी वाला ही ऑप्शन गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता। अनाच्छादक का मतलब है आच्छादक ना होना, और जबकि आया क्या है? आच्छादक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि बहु एकाकी, मतलब एकाकी नहीं है तो कैसा है वो? बहु एकाकी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। देखिए कुल संबंधों की संख्या जब निकालनी होती है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। देखिए वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो n ऑफ ए, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं यहाँ पे दे रखा है, ये है m, और समुच्चय बी में हमारे कितने अवयव हैं? n b, इसमें हमारे कितने अवयव हैं? यहाँ पे दिया है n। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या हमें पता चल गई। तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, कुल संबंधों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 की पावर, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करके पावर में लिख देते हैं, यानी m का और n का, यानी m इंटू में n। तो हमारा फार्मूला कौन सा इसमें से सही होने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट है, बाकी के हमारे जो दिए गए सारे ऑप्शन हैं वो फर्जी हैं, यानी कि गलत 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 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, देखिए ये क्या कह रहा है। यदि a बराबर 1, 2, 3 समुच्चय a है और समुच्चय b में 2, 3, 4 है तो a से b में फलन होगा। करते हैं हम यहाँ पे एक बॉक्स में ले लेते हैं इसे, और इधर एक बॉक्स ले लेते हैं, इससे आसानी से समझने हमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम a रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं b। तो इनमें पहले नंबर्स लिखते हैं क्या क्या है। देखिए पहले वाले में 1, 2, 3 है, तो 1, 2 एंड 3, और बी वाले में हमारा क्या है? 2, 3, 4 है, 2 है, 3 है और 4 है। देखिए ये अगर निकाल रहे हो आप एक फंक्शन तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फलन जब निकालते हैं, संबंध नहीं फलन जब निकालते हैं तो इसमें का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन होती है फलन के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है इसका एक अवयव दूसरे वाले के किन्हीं दो अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका एक अवयव किन्हीं दो अवयवों से इसके संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी ए का एक अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए और ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए हमें देखेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए 1 का संबंध 2 के साथ यहाँ पे है और 1 का संबंध 3 के साथ भी क्या है। मैंने अभी जस्ट बताया कि एक का एक के ही साथ संबंध होना चाहिए, एक यहाँ 2 से भी मिल रहा है और एक यहाँ 3 से भी मिल रहा है, यानी ये देखा जाए इसमें ये कह रहा है ये पहला वाला एक ए से मिल रहा है और एक 3 से भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये फलन नहीं रह जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए चेक करते हैं दूसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसको गलत कर देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है 1, 3, एक का संबंध 3 के साथ है, बिल्कुल सही, और 2 का संबंध 4 के साथ है। जो एक का संबंध कह दिया उसने किसके साथ? 3 के साथ, और 2 का संबंध उसने कह दिया 4 के साथ, लेकिन 3 छूट गया। जब मैंने कहा छूटना भी नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो वो भी फलन नहीं रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। देखिए 1 का संबंध इसने बनाया 3 के साथ, ओके है। 2 का संबंध 2 के साथ कर दिया, ये भी ओके है। 3 का संबंध 3 के साथ कर दिया, ये भी ओके है, बिल्कुल सही। एक का एक ही साथ संबंध है, इसमें कोई अवयव छोटा भी नहीं, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलिए एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1 का संबंध तो
2 के साथ बनाया, 2 का संबंध 3 के साथ बना दिया, और 3 का संबंध किसके साथ बना दिया है, 2 के साथ, और फिर से 3 का संबंध 4 के साथ बना दिया। यानी तीसरा वाला जो है 3 है, ये 2 एवं से जाके टच हो गया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है गाइस? ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। इसमें बताना है सतुल्य है, सममित या संक्रामक। कुछ नहीं, शांति से बस हम एक ही काम करेंगे, हम इसमें निकाल लेंगे अपने आर, संबंध जो दिया है आर को। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यदि हम ए की जगह पे 1 रखेंगे, ए की जगह पे वैल्यू रखते जाते हैं, बी हमें मिलता चला जाएगा। ए की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी की जगह पे 2 मिलेगा। हमने ए की जगह पे क्या रखा है 1, तो बी की जगह पे 2 मिलेगा, यानी 1, 2। दूसरा देखिएगा, अब यहाँ अगर हम 2 रख देंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं 2 रखने पर एक बार जाएगा, हर बार बस ऐसे लिख लीजिए, 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम वहाँ पे 3 रखेंगे तो बी की जगह हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मान लो यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा, और 5 रख दोगे तो 6 आएगा, और एक और बनेगा, 6 रख देंगे तो हमारा 7 आएगा। चलिए देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बनना चाहिए। देखिए 1 का 1 के साथ या 2 का 2 के साथ या 3 का 3 के साथ कहीं भी संबंध नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है, स्वतुल्य बिल्कुल नहीं है। अब देखिए सम्मित के लिए देखते हैं, 1, 2 है तो 2, 1 का भी होना जरूरी है, तो 2, 1 इनमें से कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। इसके बाद यदि आप देखें संक्रामक के लिए 1, 2 और 2, 3 है, तो 1, 3 का भी होना जरूरी है, तो 1, 3 भी हमें नहीं नजर आ रहा है। देखिए 1, 2 है और 2, 3 है, तो इसका मतलब 1, 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1, 3 इसमें कहीं हमें नजर नहीं आ रहा है। और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, देखिए 3, 4 है और 4, 5 है, लेकिन 3, 4 तो 3, 4 है और 4, 5 है, लेकिन 3, 5 कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संक्रामक भी नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और संक्रामक नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर x² + 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर होगा। एकाएकी, आच्छादक, बहु एक और आच्छादक, एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी और ना ही अच्छा। चलिए इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब है कि जो भी माइनस वाली संख्या डाली जाएगी ये उसका आंसर प्लस में देगा, और ये हमारा जो परिभाषित है आर से आर है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इसमें कोई भी माइनस वाली संख्या डालेंगे तो ये हमेशा उसका क्या देगा, प्लस देगा। माइनस वाली संख्या डालेंगे तो प्लस देगा, चाहे हम -1 डालें चाहे +1 डालें, वो दोनों का आंसर सेम देगा। देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम एकाएकी के लिए चेक कर लेते हैं। किसके लिए, एकाएकी के लिए हम इसको चेक करते हैं। एकाएकी के लिए देखिए, एकाएकी के लिए जब हम इसे चेक करेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले इसमें रख देते हैं -1। तो चलिए रखेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 5 और बराबर का क्या मिलेगा, 6। और जब हम यहाँ रख देते हैं हमारा 1 प्लस का, तो इस केस में 1 का स्क्वायर प्लस का 5, इस केस में फिर 1 + 5 बराबर का 6। देखिए -1 का भी संबंध 6 के साथ है और 1 का भी संबंध 6 के साथ है, नहीं दो अवयव जाके किसी एक से ही जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये एकाएकी नहीं, यहाँ लिख देना, चूंकि f ऑफ -1 बराबर भी 6 है, f ऑफ 1 बराबर भी 6 है, इसलिए एकाएकी नहीं है। इसलिए ये एकाएकी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं। हम इसे चेक करेंगे आच्छादक के लिए। अब क्या चेक करेंगे, आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक भी बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं होने वाली है। एक कहीं के लिए हो चुका है तो आच्छादक के लिए हो जाएगा। देखिए
आच्छादक के लिए हमें यह देखना होता है कि जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आच्छादक नहीं होगा। देखिए, हम इसमें डालेंगे कोई भी वास्तविक संख्या, नहीं चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो वो आएगा हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आने वाला है, प्लस आएगा। लेकिन इसका जो सहप्रांत है वो पूरी वास्तविक संख्या है, इसका मतलब उसमें माइनस वाली भी संख्या है और प्लस वाली संख्या भी है। जबकि हम डालेंगे माइनस चाहे प्लस, वो आएगा प्लस, मतलब इसका जो परिसर है वो केवल प्लस वाली वास्तविक संख्या है, और जबकि इसका सहप्रांत जो है वो सभी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि परिसर जो हमारा इसका परिसर है, परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत, परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत, इसलिए कह सकते हैं आच्छादक नहीं है। अतः ये फंक्शन जो आया हमारा, ना ही तो ये एकाएकी है और ना ही ये आच्छादक है, ना तो एकाएकी ना ही आच्छादक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं साथियों जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें कह रहा है यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। स्वतुल्य समेत संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, इसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप जो है ना, इसको अगर बहुविकल्पी के अलावा ये आपसे अतिरिक्त उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में पूछ ले तो उसका भी आप जवाब दे सकें। देखिए क्या होगा, आप सोचिए कोई भी सरल रेखा कभी स्वयं पर लंब हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। कभी भी कोई रेखा अपने आप पर स्वयं लंब नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, स्वयं पर लंब नहीं होती है, इसलिए यहाँ से एक बात ये मेंशन हो जाती है। इसलिए L1 जो है कामा L1, यानी L1 कामा L1 ये जो है ये डज नॉट बिलोंग कर जाएगा R, यानी L1 कामा L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं बना, स्वतुल्य, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, सममित के लिए। तो सममित के लिए जब चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए सममित वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप ध्यान दो कि यदि रेखा L1 जो है वो L2 पर लंब हो जाए, L1 रेखा L2 पर लंब है, तो ये बात पक्की है कि L2 भी L1 पर लंब होगी, ठीक है। ये एक दूसरे को, जब रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तब ये कंडीशन होगी। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक रेखा है और ये इस पर लंब है, ये हमारी L1 हो गई, ये हमारी L2 हो गई, ठीक है ना। देखिए जो L1 है अगर L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है, ऐसी कंडीशन है इसमें। इसका मतलब कह सकते हैं चूंकि L1 जो है वो लंब है, इस लंब का चिन्ह उल्टा टी बनाएंगे तो L1 लंब है L2, इसलिए आप कह सकते हैं कि L2 जो है वो भी लंब होगा किस पर, L1 पर, इसलिए ये कह सकते हैं कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R है, implies that L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R है। इसी तब अतः कह सकते हैं, अतः सममित है। वैसे इसका आंसर यहाँ से भी दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस में दे के रखा है वो स्वतुल्य तो ऐसे भी नहीं रहा, असममित हमारा आंसर मिल चुका है, तो एक ही साथ दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से इसको टिक कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर
जो बी है वो करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। फिर भी आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये संक्रामक कैसे नहीं होगा। देखिए, संक्रामक होने के लिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, यदि L1 मान लेते हैं कि L1 हो गई, जैसे इसी लाइन में समझिएगा, L1 लंब हो गया L2 पे, और जो L2 जो है वो लंब हो जाए किस पर, L3 पर। एक लाइन में ऐसे बना देता हूँ, L3 यहाँ पे, L3, L1 लंब है L2 पर और L2 लंब हो गया L3 पर। तो क्या L1 और L3 एक दूसरे पर लंब होंगे? तो बिल्कुल नहीं। ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, यानी समांतर हो जाएंगी। तो इस केस में हम कह देंगे आराम से कि ये संक्रामक नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन अगला। देखिए इसका जवाब कैसे देंगे। कह रहा है माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर, यानी जो x है इसमें जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो या तो वही वैल्यू निकल के आएगी या तो उससे कम निकल के आएगी। और कैसी वैल्यू आएगी, पूर्णांक आएगी, पूर्णांक वैल्यू आएगी। मतलब जो भी आप इसमें नंबर डालेंगे, चाहे पूर्णांक डालिए, चाहे भिन्न डालिए, चाहे दशमलव डालिए, वो वही संख्या आपको बाहर निकाल के देगा जो या तो वही हो, यानी वही हो, पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब जो भी निकालेगा पूर्णांक निकालेगा, या तो उसी को निकाल देगा पूर्णांक होगी तो, अगर पूर्णांक नहीं होगा तो उससे छोटा जो पूर्णांक होगा उसको बाहर निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या कहलाता है, महत्तम पूर्णांक फलन। बराबर है तब एफ ऑफ एक्स बड़ा कोष्टक एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर होगा। इसमें भी वही सेम कंडीशन है। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे एक इकाई के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, एक इकाई के लिए। इसके लिए चेक करेंगे एक इकाई के लिए। देखिए एक इकाई के लिए बहुत आसान है चेक करना। देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप ही कह रहा है कि x में जो भी वैल्यू डालेंगे वो बाहर जो निकालेगा वो पूर्णांक निकालेगा, साथ ही साथ वो या तो वही नंबर निकाल के दे देगा या फिर उससे छोटा निकाल के देगा। तो देखिए हम यहाँ से दो नंबर उठाते हैं। देखिए क्योंकि मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ 5 और इसमें रखता हूँ, तो यहाँ जब मैं 5 डाल दूंगा तो देखिएगा ध्यान से, ये 5 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, ये पूर्णांक है तो यह आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है तो यही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात सोचो, अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5.1 यानी 5.1, तब देखिए क्या निकाल के देता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है, अगर वो पूर्णांक है तो वही निकल जाएगा या फिर उससे कम निकालना होगा। उससे कम निकालने का मतलब जो उससे कम पूर्णांक होगा वही निकलेगा। अगर हम इसमें देखा जाए ध्यान से तो 5.1 है, 5.1 में जो पूर्णांक है वो 5 है, ठीक है। 5.1 में अगर देखा जाए तो पूर्णांक है जो 5 है और 5 जो है वो 5.1 से कम भी है। इसका मतलब हम 6 जो पूर्णांक बनेगा उसे नहीं निकाल सकते, नहीं, कम निकालना है, या तो वही निकलेगा या उससे कम निकलेगा। इसका मतलब इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने 5 डाला तो उसका संबंध 5 से आ रहा था, लेकिन जब हमने 5.1 इसमें रख दिया तो उसका भी संबंध 5 से आ रहा है। मतलब एक ही तत्व से दो अवयव जाके जुड़ गए हैं, मतलब 5 भी उसी से जाके जुड़ेगा और 5.1 भी जुड़ेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एकाएकी तो बिल्कुल नहीं है, एकाएकी नहीं है। यहाँ से ये बात साबित हो गई कि एकाएकी नहीं है। अब देखिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी आच्छादक चेक करने के लिए। उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं आच्छादक के लिए। सेम कंडीशन है, आच्छादक के लिए हम यही देखना है कि जो हमारा सह प्रांत हो परिसर के बराबर आ जाना चाहिए। देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसका जो सह प्रांत है वो है वास्तविक संख्या, यानी पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं, जो भी वास्तविक संख्या है पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं हैं इसका सह प्रांत। जबकि ये क्वेश्चन के हिसाब से जो भी इसमें वैल्यू डाली जाएगी, क्योंकि इसके प्रांत में वास्तविक संख्या तो कुछ भी डाला जा सकता है, तो जो भी इसके अंदर डाला जाएगा उसमें से निकाल के क्या बाहर देगा। मतलब ये ऐसी मशीन है, इसके अंदर किसी प्रकार की संख्या डालो तो हमेशा क्या निकाल देगा, पूर्णांक देगा। जबकि इसका सह प्रांत क्या है, वो है वास्तविक संख्या है। पूरा इसका जो प्रांत है और सह प्रांत है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि इसका परिसर क्या आ रहा है, परिसर आ रहा है केवल पूर्णांक। इसका मतलब परिसर बराबर नहीं है इसके सह प्रांत के, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। यानी परिसर बराबर नहीं है किसके, सह प्रांत के। प्रांत और परिसर इस सह परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आच्छादक भी ये नहीं है, आच्छादक नहीं है। ना ही एकाएकी है और ना ही
आच्छादक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए इसका क्या जवाब होगा और कैसे इसका जवाब लगाएंगे। देखिए कह रहा है यदि एफ एक्स से वाई एक आच्छादक फलन है, यह आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। यदि कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि ये जो फलन दे रखा है ये आच्छादक कब होगा, जब एफ का परिसर, हमने ये एफ का परिसर क्या ले लिया जाए जिससे ये क्या बन जाना चाहिए, आच्छादक बन जाए। तो देखिए आच्छादक बनने के लिए सह प्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। परिसर को किसके बराबर होना चाहिए, परिसर को बराबर हो जाना चाहिए किसके, सह प्रांत के। तो देखिए सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होने चाहिए। तो परिसर बराबर होना चाहिए सह प्रांत के। इसका मतलब परिसर हमारा इसका क्या होना चाहिए, इसका सह प्रांत। ये है प्रांत और ये है सह प्रांत, यानी इसका परिसर क्या लेना पड़ेगा, हमें y लेना पड़ेगा, क्योंकि y ही इसका क्या है, y ही इसका है सह प्रांत। तो यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे हम y। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, इसे भी देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। ये कह रहा है माना समुच्चय x बराबर a, b, c तथा समुच्चय y बराबर 1, 2 है, तो x से y तक फलनों की संख्या होगी। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये। तो चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ समुच्चय x, इसमें कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 है। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ समुच्चय y, इसमें कितने हैं, 1 और 2, इसमें 2 अवयव, इसमें 2 अवयव हैं। तो फलनों की संख्या, फलनों की संख्या बराबर, हम यहाँ से मैंने बताया था आपको कि a से b में निकालना है ना, सॉरी x से y में निकालना है। तो n ऑफ y इस पूरे की पावर लिखना पड़ेगा n ऑफ x। चलिए लिख देते हैं इसको। इसका मान है 2 और इसका मान है 3। इसको मल्टीप्लाई कराइए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक संबंध R a, b सच दैट a बराबर b-1 जबकि b की वैल्यू है 4 से बड़ी, और समुच्चय जो है ये n पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है साथियों, ये n पर परिभाषित है। n का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये जो हमारा a बराबर है वो दिया हुआ है किसके, b-1 के, और जबकि एक चीज और कंडीशन लगा के रखा है कि b की वैल्यू हमें 4 से अधिक रखनी है। तो देखिए इसमें 4 वाला ऑप्शन जो है तो वैसे भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि b की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। ये वाला b का मान होता है, ये वाला a का मान होता है। तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी गलत है। 4 से बड़े ऑप्शन 5, 6 और 5 हैं, तो इनमें से कोई एक उठा के देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम उठा लेते हैं 5 का। अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। उस केस में हमारा जो बनने वाला है वो संबंध क्या बनेगा, यानी क्या मिलेगा r में, r बराबर हमें यहाँ से फिर उस केस में मिलेगा 4, 5। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अगर 6 लेंगे तो यहाँ 5 आएगा, जो कि यहाँ 4 दिया हुआ है। अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, जो भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर है जो बी वो करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और आपके बोर्ड में इससे हेल्प हो रही है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं अगर, तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।